हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th का प्रयोग नंबर 3 बताने जा रही हूँ बेटा। इसका नाम है खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य का रखरखाव। और बेटा ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है, ठीक है, जो हम कर चुके हैं। इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको एक अच्छे स्वास्थ्य के 10 लक्षण बताने हैं। और जो ये नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको बिल्कुल यही फॉर्मेट इसमें क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखना है अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण, और यहाँ पे आपको क्या देना है, अपनी रेटिंग देनी है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं? जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, हमारा मानसिक तनाव नहीं रहता, हम उसमें भी हम अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं, और हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये सारे क्या है, अच्छे लक्षण है। और आपको ऐसे 10 लक्षण बताने हैं बेटा, ठीक है। आपको ऐसे 10 लक्षण बताने बेटा इसमें, और उस लक्षण को आपको रेटिंग भी देनी है। जैसे आप लिखते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मतलब खुश हो तो आप कैसे हो? सामान्य से कम, यानी कि जो नॉर्मल होता है उससे कम, बस थोड़ा बहुत। और एक तो सामान्य खुशी होती है, और एक होती है संतोषजनक, जिसमें मतलब हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब हमारा रिजल्ट वगैरह आता है, कुछ इस टाइप की खुशी। कोई भी खुशी जो बहुत ही ज़्यादा हो तो वो संतोषजनक खुशी होगी, जिससे आप सेटिस्फाई हो पूरी तरह से। ऐसे ही आप लिखते हो कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है कि मैं हष्ट पुष्ट हूँ, मैं मेरी तबीयत खराब नहीं, मतलब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये संतोषजनक कह रहे हो, सामान्य कह रहे हो, या सामान्य से कम कह रहे हो? सामान्य से कम मतलब थोड़ी बहुत ठीक हूँ, सामान्य मतलब नॉर्मल है जैसा कि रोज चलता है, संतोषजनक मतलब अच्छा, उससे अच्छा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद आप इसको 10 लक्षण लिखने के बाद अपने आप को ऐसे रेटिंग देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो इसी प्रैक्टिकल के अंदर आएगा बेटा, थर्ड के अंदर ही, इसको अलग नहीं करना, बट ये है, ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। और ऊपर जो मैंने तुम्हें लक्षण बताए, जैसे जैसे आप लक्षण लिखेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप पिक्चर जो है अपनी लेफ्ट हैंड साइड पेस्ट करेंगे। जैसे लक्षण आप बताते जाएंगे उसी टाइप से पिक्चर भी लेफ्ट हैंड साइड पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है अपने एक दिन के आहार को रिकॉर्ड करें और 5 खाद्य वर्गों के समावेशन के संदर्भ में प्रत्येक भोजन का मूल्यांकन करें। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको याद होगा थर्ड चैप्टर में मैंने आपको 5 ICMR के 5 खाद्य वर्गों के बारे में बताया था, ठीक है। उसमें सबसे पहले अनाज आता है, ठीक है, हमारा अनाज और सारे कंदमूल वगैरह आते हैं। दूसरे में फल व सब्जियां आती हैं। फिर वसा वाली चीज़ें आती हैं हमारी। फिर जो पशुजन्य खाद्य पदार्थ होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देखना है कि उन 5 खाद्य पदार्थों में से, खाद्य वर्गों में से, सॉरी, उन खाद्य वर्गों में से आप अपने आहार में क्या क्या चीज़ें जो होती है सम्मिलित करें। तो बेटा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन या मेन्यू, यानी कि आहार की सूची, आपको यहाँ लिखना है कि तुमने जैसे सुबह कोई पराठा खाया, सपोज हमने लिख दिया आलू का पराठा यहाँ पर उस भोजन में। तो आलू के पराठे में इस खाद्य वर्ग में क्या मिला हुआ है? आलू मिला है और अनाज भी है, यानी गेहूं है। तो आलू कौन से वर्ग से है बेटा? आलू हमारा है फल और सब्जियों वाले वर्ग से, और जो हमारा अनाज है वो है अनाज और कंदमूल वाले वर्ग से। तो आपको यहाँ पे उस वर्ग का नाम लिखना है, और यहाँ पे उस भोजन का, इधर आपको भोजन का नाम लिखना है और इधर आपको उस वर्ग का नाम लिखना है कि वो किस से मिला है हमें। और भोजन संतुलित है, भोजन असंतुलित है, आपको ये भी बताना है इसमें कि हमारा भोजन संतुलित है। क्योंकि अब देखो बेटा सर्दियाँ आ गई हैं, तो हम अपनी डाइट में क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशन रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा संतुलित भी बना सकते हैं अपने भोजन को। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, गाजर है, मतलब बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसमें हम पराठा भी चाहें तो वो मिक्स करके बना सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा संतुलित हो सकता है। ऐसे ही बेटा आपको सेकंड आहार अपना लिखना है। उसके बाद आपने क्या खाया, मान लो आपने कोई फल खाया, तो वो फल वाले वर्ग से रिलेटेड है, तो आपको वो यहाँ पे लिखना है, और वो संतुलित है या नहीं वो यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी ने फास्ट फूड खाया है, तो उसमें बताओगे आपको वो संतुलित है या नहीं है, ये भी बताओगे ना, उस फास्ट फूड में कोई संतुलित, और वो कौन से वर्ग से, उसमें क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें इस तरीके से करके बेटा आपको यहाँ पर लिखनी है। और इसके बाद बेटा नीचे क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने परिवार सदस्यों जैसे दादी। अब जो ऊपर की, सॉरी, जो नीचे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क ख ग में, आप इनकी जानकारी अपने परिवार वालों से लोगे बेटा। साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू टाइप उनसे पूछोगे कि खान पान संबंधी वर्जनाएं और इनको अपनाए जाने के कारण। यानी कि कई फैमिलीज़ क्या होती हैं बेटा, ये होता है वर्जना के मतलब कि मांस मछली नहीं खाएंगे हम, या हमारे घर लहसुन नहीं डलेगा सब्जी में। तो आप पूछोगे कि ये वर्जनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे हर घर में होती हैं, किसी घर में ना हो तो कोई बात नहीं, कई लोग नॉनवेज खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, इस तरीके से। फिर आप बताओगे उनको अपनाए जाने के कारण, मतलब उन्होंने क्यों उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है,
क्यों मतलब ऐसे बोला है कि भाई ये चीज़ें अगर अलाउड नहीं है तो क्यों नहीं है, ये उन्हें ये रीज़न पूछने हैं आपने अपने फैमिली मेम्बर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस क्षेत्र में आप संबंध रखते हैं वहाँ उपवास और त्योहारों के दौरान अपनाई जाने वाली खान पान संबंधी प्रथाएं। जैसे कि अगर आप बिलोंग करते हैं, मान लो बिहार वगैरह की तरफ बिलोंग करते हो, जैसे कि छठ पूजा ही आई थी सपोज़, ठीक है, तो ये भी एक उपवास भी था, एक उनका त्यौहार भी था। तो ये वाली प्रथा में क्या क्या खान पान संबंधी प्रथाएं, मतलब क्या चीज़ उसमें खानी चाहिए, किस तरह से इस त्यौहार में, मतलब क्या दूसरों से किस तरह से चेंज है। तो सब अपने अपने क्षेत्र की बात लिखें, को कहाँ से बिलोंग करता है, कोई कहाँ से, ठीक है, कोई एक दूसरे का नहीं लिखना, अपने अपना लिखो और अपने पेरेंट्स से पूछो। उपवास के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजन, ये तो हम देखते ही हैं कि जो व्यंजन यहाँ दिल्ली में बन रहे होते हैं, जरूरी नहीं वो कोलकाता में भी वही बने। तो हर जगह क्या होते हैं, अपने अपने त्योहारों के अलग अलग स्पेशल भी एक व्यंजन होता है, एक खाना होता है कि भाई ये उस दिन हमारा स्पेशली बनता है। तो सब बच्चे उस व्यंजन का नाम भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये जो तालिका बेटा नीचे सारणी दी हुई है ना, आपको इसमें लिखना है। जैसे क्षेत्र लिखोगे, मैंने कहा ना बिहार, तो उसमें अवसर लिख दे, जैसे छठ पूजा, व्यंजन क्या बना, जो भी तुम लोग वहाँ पे बनाते हो, ठीक है। जैसे एक मीठा पुआ सा भी बनाते हैं वो लोग, उसमें तिल वगैरह डाल के। विद्यमान पोषक तत्व लिखना है। अब जैसे तिल ही डाले तो तिल वसा से रिलेटेड है, तिलों में वसा होती है, ठीक है। और वो मीठा पुआ जैसे उसमें ऑयल भी लगा है तो वो भी वसा में आ गया, ठीक है, उसमें भी विद्यमान पोषक तत्व क्या, वसा। और अनाज से क्या मिलता है, हमें कार्बोज मिलती है, तो यहाँ पे पोषक तत्व क्या मिल गया हमें, कार्बोज। इसी तरीके से सब अपने अपने क्षेत्र के यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक दो, जितने भी आपके एक क्षेत्र है तो एक से लिख दो, जो दो है, जैसे कई लोग कहते हैं वहाँ भी रहते हैं और यहाँ भी दो चीज दो उसको मनाते हैं, तो दो भी लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इसके बाद बेटा आपको सारणीबद्ध जानकारी के आधार पर दो निष्कर्ष बताने हैं। अब जब ये जानकारी आप ले लोगे ना, उसके बाद आपको एक कंक्लूजन लिखना है यहाँ पर कि आप इन सब जानकारी को जानने के बाद, ये जो अपने अपने पेरेंट्स से पूछी है ना, इन सब जानकारियों को जानने के बाद आपने क्या कंक्लूजन निकाला, मतलब आपको कैसा लगा कि क्या हटके है या ऐसा होना चाहिए, क्या आपको इस बारे में इस निष्कर्ष में बताना है। तो बेटा यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है बेटा कंप्लीट हो जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ मेरी समझ में आई होगा प्रैक्टिकल। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बेटा। और दूसरी बात, इस प्रैक्टिकल को पूरा कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।